Dear students, welcome back. Yes, the first month of the new year 2025 जनवरी करंट अफेयर्स। यदि आप इस सीरीज के रेगुलर श्रोता हैं तो आपका पुनः एक बार स्वागत, वेलकम बैक। और यदि आप पहली बार इस चैनल पे पहुंचे हैं तो आपको बधाई, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं एक ऐसे चैनल को जो नो नॉनसेंस वे में रिसर्च बेस्ड करंट अफेयर इंक्लूडिंग मेनी थिंग फिलोसफी एंड पॉल साइंस एक अलग है, लेकिन अभी करंट अफेयर को आपके सामने लाता है जो हर एग्जाम के लिए आपको हेल्प कर सकता है बिना किसी इधर उधर के बात के। चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी में पूरी दुनिया में और इंडिया में क्या होते हैं घटनाएं जो बन के क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, डिफरेंट एग्जाम में। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, यदि आप गलती से देख रहे हैं और आप सीयूईटी पीजी 2025 एग्जाम ले रहे हैं जो मार्च में होने वाली है, तो आपके लिए गोल्डन अवसर है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनगोइंग बैच, जिसमें आपको मिलता है ये सब जब सभी मेंबर को, क्योंकि सब रिकॉर्डेड है, कुछ भी आप मिस नहीं करते। ये मत समझिए कि आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कुछ भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि सभी कुछ रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। इसका जो डिटेल है वो आपको कई जगह अन्य भी मिलेगी, कम्युनिटी टैब पे भी और पॉल साइंस हेल्प के टेलीग्राम चैनल पे भी। ये है बुक्स जो आप लोगों ने जिसको बहुत पॉपुलर बनाया है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो लूज आउट कर रहे हैं। ये सब बुक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गोल्डन बुक हैं जो कि नॉमिनल कॉस्ट में मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये सभी जो हैं किंडल वर्जन में अवेलेबल हैं, जिसमें कि कई लोग कहते हैं कि सर हमें परेशानी होती है, कोई प्रिंट नहीं करते। गेट आउट ऑफ दैट। अब जमाना प्योरली ऑनलाइन का है, आपको उसमें फायदा है। आपको पता भी नहीं है कि बुक को पब्लिश करने में क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने कोशिश की है और कितना कॉस्ट स्केलेट होता है और वो सब बिचौलियों के हाथों में जाता है। उन सब के लिए एक ही साधन है कि हम और आप मिल करके उसको चेन को तोड़ें और ऑनलाइन वर्जन पे चले जाएं। ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है यही ऑनलाइन है, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन ही केवल रखा है। आप बहुत एंजॉय करेंगे उसके फीचर्स को। यूट्यूब में वीडियो देखिए कि किंडल को के फीचर्स को कैसे यूज करें। और ये सब के जो बुक के जो क्लिकेबल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सीधा आप डालेंगे तो आप उस साइट पे अमेजन के पहुंचेंगे और वहां से आप नॉमिनल कॉस्ट पे इसको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज पे नजर दौड़ाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच कंट्री इज करेंटली चेयर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये क्वेश्चन हो सकता है पिछले मंथ में भी हो, लेकिन इट इज स्टिल इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो आगे क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, अभी मैं नहीं बताता हूं। चलिए यहां पे आप ये देखिए कि विच कंट्री चेयर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और वो है कुवैत। यस, एक छोटा सा ऑयल रिच कंट्री जिसको कि गल्फ वॉर के जस्ट पहले इराक ने हड़प लिया था और फिर गल्फ वॉर में उसको छुड़ाया गया था। कुवैत में बहुत इंडियन काम करते हैं और उसके जो शेख हैं, जो उसके हेड, जिसको आप अमीर कह सकते हैं, द अमीर ऑफ कुवैत, शेख मिसल अल अहमद अल जबार अल सबा इज द प्रेसिडेंट ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है 6 कंट्री का एक समूह है, जो बेसिकली जो है एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है। ये रियाद में 1981 में इसकी जो है स्थापना होती है। इसमें 6 मेंबर जो हैं उसमें बहरीन है, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात हैं। ये सारे जो कंट्री हैं वो पर्सियन गल्फ, जो फारस की खाड़ी है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये सब जो है, ओमान यहाँ आता है, ये फारस की खाड़ी है, पर्सियन गल्फ। इधर जो है इंडिया है इस साइड में। ये रेड सी है जिधर से कि आप जा सकते हैं मेडिटेरियन सी में, जो स्वेज कैनाल है। और ये जो पर्सियन गल्फ के मुहाने पे जितनी कंट्री है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। कुवैत यहाँ पे है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरबिया बहुत बड़ा सा है, ओमान है और ओमान है, यूएई है यहाँ पे। तो ये जो कंट्री है, 6 कंट्री, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल उन्होंने 1981 में बनाया है। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया, आगे क्वेश्चन में देखिए। विच रीजनल ब्लॉक इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। और ये बन गया है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। मतलब जीसीसी एज ए, यदि आप रीजनल ब्लॉक देखेंगे तो इसके साथ हमारा सबसे अधिक व्यापार होता है। और सेकेंड नंबर पे जो है
वो यूरोपियन यूनियन है, और थर्ड नंबर पे अब आसियान आ गया। एक समय में आसियान टॉप पे था, लेकिन अब जीसीसी हो गया है। इसके चलते जीसीसी से इंडिया अपने रिश्ते को सुधारने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अभी हाल में मोदी जी यहाँ पे गए भी थे, जयशंकर भी गए हैं, तो हमें जीसीसी के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। पक्टा sunt servanda इज द लैटिन फ्रेज विच मीन्स, इसका क्या मायने होता है और मैं क्यों पूछ रहा हूं? तो चलिए इसका आंसर पहले देखिए। इसका मतलब होता है एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। यदि आपने कोई संधि किया है, इंटरनेशनल लॉ का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी ट्रीटी कोवेनेंट यदि किसी पार्टी ने, कंट्री ने या किसी पार्टी ने साइन किया है, तो उसको अपहेल्ड करना चाहिए गुड फेथ में। तो ये जो है ऑनरिंग एग्रीमेंट मेड बिटवीन पार्टीज। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी जो है ट्रंप जिस तरीके से विड्रॉ कर रहे हैं पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से, डब्ल्यूएचओ से हट गए, तो कहीं कहीं ना कहीं जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ को, उसको वो बाधित करते हुए अमेरिका नजर आ रहा है उनके नेतृत्व में। पक्टा सुंट सर्वेंडा। विद्या लक्ष्मी स्कीम रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन हो सकता है आगे रिपीट हुआ आई एम सॉरी, तो चलो इसको यहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये इंडिया के न्यूज से आता है। ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये किस चीज से रिलेटेड है विद्या लक्ष्मी। तो इसमें स्टूडेंट्स को बिना कोलैटरल के, मतलब आपको घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, और बहुत इजी टर्म्स कंडीशन पे लोन देने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही लेटेस्ट स्कीम है। इसके बारे में नेट पे जाके और आप पढ़ सकते हैं। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में और थोड़ा आगे भी पूछा जा सकता है। इसके जो निटी ग्रिटी है वही पूछा जा सकता है, कितने तक लोन मिलेगा, क्या फैसिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज निकोलस मैडुरो। ये जेंटलमैन के थ्रू आप कई चीजें जान सकते हैं कि लैटिन अमेरिका में किस तरीके से पॉलिटिक्स होती है और उसकी लेजिटिमेसी की क्या इशू होते हैं। निकोलस मैडुरो जो हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला है। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के टॉप में कंट्री है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जेंटलमैन जो है ये मैडुरो हैं। ये इसके प्रतिद्वंदी हैं। इनका नाम जो है, जो इनके प्रतिनिधि हैं, इनका नाम है एडमोंडो गोंजालेस। तो ये एडमोंडो गोंजालेस हैं। अब हुआ ये कि ये काफी सालों से वहां पे प्रेसिडेंट हैं। वहां इलेक्शन होता है जुलाई में। लगभग पूरी दुनिया ये कहती है कि इलेक्शन जो है बहुत फ्री एंड फेयर नहीं था, लेकिन फिर भी उस इलेक्शन में जो एडमोंडो गोंजालेस है वो जीते। लेकिन उन्होंने फज करके जो है, ऐसा लोग कहते हैं कई, और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी कहते हैं कि निकोलस मैडुरो ने जो है उसको फज किया, और वो उन्होंने अपने को डिक्लेयर कर दिया विनर कि हम ही रहेंगे। और उसके बाद से वहां पे जो है एक तरह से लोग सड़कों पे हैं, काफी वहां पे हंगामा हुआ है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हुई है। और ये एडमोंडो गोंजालेस को भागना पड़ा कंट्री से, और वो भाग करके जो है वो स्पेन में उन्होंने शरण ली है एक एसलम में, और वहां से वो विरोध कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं बताती हैं कि कोई कंट्री में जो इलेक्शन है वो बहुत ही बुरा हो जाए, मतलब फ्री एंड फेयर ना रहे, तो उसमें लेजिटिमेसी जो सरकार चुन के आती है वो खतरे में पड़ सकती है। और वही वहां पे निकोलस मैडुरो के साथ हो रहा है। Next question, what is the name of a new virus also originating in China which causes flu-like symptom? अभी तो चलिए 20-25 दिनों में थोड़ी बात थम गई है, लेकिन जनवरी की जब शुरुआत हुई थी तो पूरी दुनिया ने एक बार फिर से जो है, जिसके बोलते हैं ना रोए, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हम फिर से कोई वायरस तो नहीं देख रहे हैं, उस टाइप का पेंडेमिक जैसा। और उसमें भी जो है फ्लू लाइक सिम्टम ही था, लेकिन वो बेसिकली बहुत ही इनोकुअस था, मतलब बहुत उसमें कोई ऐसी खास नहीं थी, सर्दी जैसा ही था। लेकिन फिर भी लोग बहुत डर गए थे उस वायरस का नाम क्या है, क्योंकि चाइना से निकला था। तो उस वायरस का नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, HMPV वायरस। लेकिन इसने डरा तो जरूर दिया पूरी दुनिया को। जस्टिन ट्रूडो तो हमेशा न्यूज में रहते हैं, अधिकतर गलत कारणों के चलते। द कैनेडियन पीएम, उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन मैं यहां पूछ रहा हूं कि वो किस पार्टी के हैं, क्योंकि कनाडा अभी बहुत कारणों से न्यूज में है, यूएस को लेकर के, बॉर्डर, टैरिफ एंड ऑल, 51st स्टेट बनाने का एक प्रस्ताव रख दिया ट्रंप ने, उसके चलते भी अभी टैरिफ हाइक कर दिया, उसके चलते भी। तो मैं पूछ रहा हूं कि थोड़ी कनाडा की पॉलिटी को समझते हैं कि कैनेडियन पीएम जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी। आप सोच सकते हैं कि ये लिबरल पार्टी है, ऑफ कोर्स, मतलब कि लिबरलिज्म। वहां पे जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो कंजर्वेटिव पार्टी है, तो लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव।
इसके अलावा वहां पे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, द ब्लॉक क्यूबेक्वे है, जो कि वहां जो क्यूबेक जो फ्रेंच लोगों का एक पूरा कम्युनिटी है, एक पूरा रीजन जिसको क्यूबेक बोलते हैं कनाडा का, वो कई बार तो सेपरेशन की भी बात करता है, उसकी अपनी पार्टी वहां पे ब्लॉक क्यूबेक्वे है। एंड द ग्रीन पार्टी भी कनाडा का जो लेफ्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो ये सब वहाँ पे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन जो रूल कर रहा है वो लिबरल पार्टी है ट्रडू की। ट्रडू अभी जो है मतलब आप कह लीजिए लेम डक या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है टिल द न्यू प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड फ्रॉम द लिबरल पार्टी। विच आर द साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। अब आपको मैं लगातार 3 रीजन पूछ रहा हूं जो कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम से लेके हर जगह पूछे जाते हैं। अफ्रीका में ये तीनों रीजन है। पहला रीजन है, नहीं अफ्रीका में ही नहीं है, एक मेडिटेरियन सी में भी है, तो ये अफ्रीका में है। साहेल रीजन अफ्रीका में किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है साहेल इज ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन सहारा डिजर्ट टू द नॉर्थ एंड सवाना जो है टू द साउथ। सवाना ग्रासलैंड होती है। इट इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल एंड ड्राउट्स। साहेल कंट्री जो है 10 हैं, सेनेगल, गाम्बिया, मॉरिटानिया, गिनिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चैड, कैमरून एंड नाइजीरिया। इसको साहेल कंट्री कहा जाता है। मतलब गरीब हैं और वहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी बहुत ही उसका असर बहुत बुरा है, और वहाँ पे ड्रॉट एंड रेनफॉल, फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल होती है, सूखा पड़ता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है। अब दूसरा मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द मैग्रेब रीजन। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी अफ्रीका में है। अफ्रीका के जो नॉर्थ में या कह लीजिए नॉर्थ वेस्ट में जो 5 कंट्री है उसको मैग्रेब रीजन बोलते हैं। अल्जीरिया, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को एंड टूनिसिया। तो मैग्रेब देख सकते हैं आप, यहाँ पे है मैग्रेब। थर्ड भी जो है, चलिए आगे के स्लाइड में देखते हैं, और ये सबको जरूर आप याद रखिएगा, साहेल, मैग्रेब एंड थर्ड इज लेवेंट। विच आर द लेवेंट रीजन। तो लेवांट जो है अभी वो पूरा हॉट भी है। लेवांट इस ईस्टर्न मेडिटेरेनियन जोन को कहते हैं जिसमें गजा स्ट्रिप आती है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजराइल है। इसको लेवांट कहते हैं, मतलब भूमध्य सागर के ईस्टर्न छोर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कॉल्ड फॉर चेंज ऑफ द नेम ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको टू। अब ये तो जनाब जो है अपने ही रंग में है, और इन्होंने अजीब अजीब घोषणाएं की। उसमें से एक है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर देना चाहिए। वैसे ये इस बात में दम है। कई बार मुझे लगता है कि कई चीजें ट्रम्प जो कहते हैं उसमें दम होती है, लेकिन जो उनके कहने का तरीका है वो ऐसा होता है कि लगता है कि थोड़ी उटपटांग बातें कर रहे हैं। बेसिकली गल्फ ऑफ, चलिए इसका नाम पहले बता दें, गल्फ ऑफ अमेरिका। और यहाँ देखिए कि गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते किसको हैं। ये है मैक्सिको, एक शहर, सॉरी शहर बोल रहे हैं, एक कंट्री, और ये है गल्फ। गल्फ मतलब बेसिकली स्पेनिश वर्ड है। ये कहते हैं जबकि समुद्र का बहुत सारा पोर्शन लैंड से घिरा हुआ हो, केवल एक देखिए छोटा सा एरिया समुद्र में जा रहा है, बाकी पूरा लैंड से घिरा हुआ है। इस तरह के फीचर को गल्फ हम कहते हैं। सो दिस इज गल्फ। और यही यदि थोड़ा फैल जाए, जैसे ऐसा होता है बहुत, जो जो लाइन है वो बहुत ही सैलो होता है, तो उसको हम बे कहते हैं। मतलब बे, इस टाइप का एरिया बे हो जाता है। यदि ऐसा घुस गया हो तो वो गल्फ हो जाती है। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां देखें तो ये पूरा अमेरिका है, मतलब नॉर्थ अमेरिका है, और भी कंट्री यहाँ पे हैं। तो उसका कारण ये था कि स्पेन जो है सबसे पहले यहाँ पे शासन किया था, आपको पता है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों में, खास करके साउथ अमेरिका, और उन्होंने इसको नाम जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको दे दिया। तो वो वही रह गया। लेकिन इस पर विवाद उठता रहा है। पहले भी, ट्रंप से पहले भी लोग ये कहते रहे कि इतना बड़ा जो समुद्र का एरिया है इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको क्यों कहा जाए, इसको क्यों ना कोई न्यूट्रल नेम दिया जाए, क्योंकि इसमें यूएस भी हैं, क्यूबा है, और कई और जो कंट्री हैं इसके आसपास वो भी हैं। तो एनीवेज ट्रम्प की बात पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, लेकिन चलिए अभी ये न्यूज में है गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अमेरिका बनाने के चक्कर में। Which Asian country recently became the first Southeast Asian nation to formally join BRICS? ब्रिक्स पहले पता है आपको कि केवल 5, पहले तो 4 ही थे। पहले इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना था, बाद में साउथ अफ्रीका 2011 में मिलते हैं, तो ये बन जाता है ब्रिक्स। और इस साल जो है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, 5 और कंट्री मिले हैं। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ जो लेटेस्ट इंट्रेंट इसमें है वो कौन है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से मिले हैं, जो आसियान के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। तो इंडोनेशिया शामिल हो गया है ब्रिक्स में।
इससे पहले जो है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई भी शामिल हुए थे। तो अब मिलाकर के 10 जो है ब्रिक के मेंबर हो गए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ब्रिक्स एक बड़ा हो गया है। यहाँ पे ये भी हमें जानना जरूरी है कि ब्रिक्स और संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों अमेरिका के आंख में किरकिरी हैं और उनको लगता है कि ये चाइना, रसिया की ये साजिश है कि कंट्री को अपनी तरफ ले जा रहे हैं और ये ब्रिक्स बैंक भी बना रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी की बात करते हैं। तो ये, और इंडिया थोड़ा सा लिवरेज लेता है, कभी वो जो है वेस्टर्न कंट्री की तरफ जाता है क्वाड में, और कभी जो है ये ईस्टर्न ब्लॉक मतलब एससीओ और ब्रिक्स के भी इंपॉर्टेंट मेंबर के रूप में सामने आता है। What term the woke imply in politics, especially in the context of US polity? वहां पे यदि आप किसी को बोलेंगे कि woke polity या woke politics, तो उसका मायने क्या होता है? उसका मायने ये होता है कि यदि आप आइडेंटिटी के बेसिस पे यदि आप कहें कि हमें सताया जाता है, कल्चरल जो है रेसिज्म होती है, तो उस टाइप के इशू को यदि आप उठाते हैं तो उसको वोक पॉलिटी कहते हैं। खास करके यूएस के जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वोक पॉलिटी के लिए काफ़ी फेमस माने जाते हैं। जैसे अभी वो पैलेस्टीनियन इशू के लिए खड़े हो गए और उस पर हंगामा शुरू कर दिया, उसके पहले ब्लैक राइट्स के लिए खड़े हो गए। इस टर्म को ट्रंप और उनके समर्थक और खास करके रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक पेजोरेटिव वे में यूज करते हैं। पेजोरेटिव का मतलब होता है निगेटिव कनोटेशंस के साथ में, मतलब चिढ़ाने की तरह। जैसे कि इंडिया में हम कहते हैं ना, ये लिब्रांडू है, ये खान मार्केट गैंग है, ये लेफ्ट लिबरल है, ये अर्बन नक्सल हैं, उस टाइप के। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में भी इस टाइप के पेजोरेटिव वर्ड से जो है लेफ्ट लिबरल को एक तरह से चिढ़ाया जाता है राइट विंगिस के द्वारा। सेम वे जो है अमेरिका में जो राइट विंगिस पॉलिटी है, जैसे कंजर्वेटिव कहते हैं जिसको कि रिप्रेजेंट रिपब्लिकन पार्टी करती है, तो वो वोक पॉलिटिक्स को चिढ़ाते हैं कि ये वोक है, वोक पॉलिटिक्स है। इसकी शुरुआत जो होती है वो ब्लैक अमेरिकन ने इसको प्रोग्रेसिव ब्लैक अमेरिकन ने इसको शुरू किया था। रेशियल जस्टिस मूवमेंट जो अर्ली मिड 1900 में हुआ, तो वहां से वोक कल्चर निकलता है। Which country topped in the latest global passport index? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कहते हैं। पूरी दुनिया के पासपोर्ट को रैंक दिया जाता है इस बेसिस पे कि वो पासपोर्ट कितनी कंट्री में आपको वीसा फ्री एंट्री दिलवा सकता है। उसमें नंबर 1 पे है सिंगापुर, जो कि 195 डेस्टिनेशंस पे, कंट्री एंड अदर्स पे आपको वीसा फ्री एंट्री दिलवा सकता है। वाओ, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड सिंगापुर। इंडिया की रैंक उसमें क्या है, चलिए आगे क्वेश्चन में मैं पूछता हूं। इंडिया का रैंक है उसमें 85, और हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम 80 से 85 पे पहुंच गए, 5 पायदान और नीचे होकर के 2025 में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द फार राइट पार्टी इन जर्मनी? पूरा यूरोप ही जो है फार राइट के राइज से जूझ रहा है, और जर्मनी में भी एक फार राइट पार्टी जो है वो उभर करके आती है, और वो पार्टी है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, AFD। जर्मन में इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ, अल्टरनेटिव फॉर ड्यूसलैंड, AFD। AFD जो है यूरो स्केप्टिक है कि यूरोपियन यूनियन से निकल जाना चाहिए, हमारे ऊपर बोझ है। एज यूजुअल राइट विंगिस्ट होने के चलते ये बाहर के लोगों को अपने यहाँ पसंद नहीं करते हैं, तो इमिग्रेशन को अपोज करते हैं। मुस्लिम इमिग्रेशन से तो बिल्कुल ये चिढ़े रहते हैं। क्यों ना यहाँ पे जो है फार राइट पार्टी जो यूरोप के मेजर कंट्री में है उसका नाम थोड़ा जान लें, कई जगह आपको हेल्प हो जाएगा। इस बार के NTA ने जो UGC नेट पे पूछा भी था, नेशनल रैली जो है ये फ्रांस की फार राइट पार्टी है, ली पेन इसके लीडर हैं। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, जर्मनी में देखा। द फ्रीडम पार्टी ऑस्ट्रिया की है, FPO कहते हैं। और ब्रदर्स ऑफ इटली जो है इटली की है, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी उसकी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। हु इज अनीता आनंद? अभी अब 2 लेडी का नाम मैं बताऊंगा, दोनों कनाडा में प्रोस्पेक्टिव PM कैंडिडेट हैं आफ्टर जस्टिन ट्रूडो। तो ये हैं अनीता आनंद, और दूसरी मैडम ढल्ला हैं, उनके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये एक अलग मतलब एक अनदर कह लीजिए एक मौका होगा, जबकि एक इंडियन जो है व्यक्ति या इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति जो है इतने बड़े पोस्ट को किसी वेस्टर्न वर्ल्ड में संभालने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हम लोगों ने देखा ऋषि सुनाक कैसे प्राइम मिनिस्टर बने। अभी भी जो JD वैंस है उनकी जो पत्नी है
वो इंडियन है। तो कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट थी और प्रेसिडेंट भी बन सकती थी। तो इंडियन जो है इस तरह से छाए हुए हैं। यूकेज रॉयल मिंट जो वहाँ के क्वाइन या करेंसी प्रिंट करते हैं, उन्होंने रिसेंटली जो है 2 पाउंड का एक क्वाइन जारी किया है कोमोमरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए 75वां बर्थडे of which famous historian and author who has also got some link with India। तो 75वां बर्थडे मनाने के लिए किस फेमस ऑथर, हिस्टोरियन, थिंकर का उन्होंने, उसके नाम पे उन्होंने जो वो कॉइन मुझे दिखाना चाहिए था, उनकी फोटो उस पे है। तो इस तरह से वो इज्जत देते हैं सिक्कों में ढाल करके अपने जो भी कलाकार हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में किसी भी सेक्टर में काम किया है कुछ उल्लेखनीय। तो वो कौन जेंटलमैन है जिसके लिए कि उन्होंने ये सिक्का निकाला, जिनका 75वां बर्थडे मन रहा है? उनका नाम है जॉर्ज ऑरवेल। और जॉर्ज ऑरवेल जाने जाते हैं अपने नॉवेल 1984 के लिए। और डियर स्टूडेंट, कभी इस नॉवेल को भूलिएगा नहीं, आपको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में ये आपको हेल्प कर देगा। ये एक डायस्टोपियन नॉवेल। आप यदि पूछें कि डायस्टोपियन क्या होता है, तो ये यूटोपियन का उल्टा होता है। यूटोपियन मतलब कि सब कुछ अच्छा, जैसे कि कबीर का प्रेम नगर, या जो यूटोपिया जो थॉमस मूर का यूटोपिया जो है, मतलब एक ऐसा नगर जिसमें सब अच्छा है, सब बराबर हैं, कोई दुख नहीं है, कोई बीमार नहीं है, लाइक दैट। तो उसका उल्टा जो है डायस्टोपियन, डायस्टोपिया होता है, मतलब कि सब कुछ बुरा है वहां, इतने के रोंगटे खड़े हो जाए। तो वो नॉवेल उन्होंने लिखा 1984। मतलब वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ का जो रूलर है वो जनता के हर कदम को जो है वो ऑब्जर्व करता है, सर्विलेंस करता है। वो बिग ब्रदर है जैसे बिग बॉस में, और वो पूरे टोटलिटेरियन वे में जो है शासन करता है। कुछ भी आपका जो है रूरल से छिपा हुआ नहीं, आप क्या खाते हो, पहनते हो, और उस टाइप की जकड़ में आपको रखता है। इस टाइप की परिकल्पना उन्होंने 1984 में की। ये नॉवल इसलिए इतना फेमस हुआ कि इसी के बेसिस पे पहले यूके में बिग ब्रदर बना, कि एक कमरे में, एक बड़े से हॉल में सबको रख दिया जाए और सबको वॉच किया जाए तो कैसा उनका बिहेवियर होगा। और फिर इंडिया में बिग बॉस के फॉर्म में आया। और ये जब टोटलिटेरियनिज्म कहीं भी होता है तो इस नॉवल की जिक्र आती है 1984। इन्होंने एनिमल फार्म नाम की बुक भी लिखी, जॉर्ज ऑरवेल। इनका इंडिया से नाता ये है कि ये ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे। इनके पेरेंट्स जो हैं, फादर काम करते होंगे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, इन्होंने बर्मा में काम भी किया था, और इनका जन्म चंपारण रीजन बिहार में हुआ था। विच आर द कंट्रीज इन्वॉल्व इन गाजा पीस डील? वी ऑल नो, ये फोटो अब आपको लगातार देखने को मिलता है कि गाजा जो है में हॉस्टेज छोड़े जाते हैं, जो इजराइल के हॉस्टेज जो बंदी बना लिए थे हमास ने, और फिलिस्तीनी जो हजारों कैदी हैं जो जेल में इजराइल के, वो छूटते हैं उसके बदले में। और कैसे जो है यूनियन होता है फैमिली का, और कितना इमोशनल मौका होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि गजा पीस डील जो है उसमें किन किन कंट्री ने भाग लिया है। वो कंट्री हैं कतर, इजिप्ट एंड यूएसए। कतर लगातार कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, यूएसए भी कोशिश कर रहा था, इजिप्ट ने हाथ मिलाया, और सब मिलके इन्होंने जो है पीस डील किया। वैसे तो पूरी तबाही है, मतलब बर्बादी के बाद ये पीस डील हो रहा है, मतलब इसको क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी जो हो रहा है ठीक है। 3 prominent companies in USA joined hands to create, as Trump called, the largest AI, artificial intelligence infrastructure project in history. Which are these 3 companies? 500 बिलियन इसमें यूएस इन्वेस्ट कर रहा है इन 3 कंपनी को जुटा के एक लार्जेस्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। उस में कौन 3 कंपनी मिल रहे हैं, उसका क्या नाम है? ये जो 3 कंपनी है उसमें ओपन एआई जो चैट जीपीटी जिन्होंने लॉन्च किया है, जो अभी बिग डैडी हैं जनरेटिव एआई के, सॉफ्ट बैंक एंड ओरेकल, ओल्ड डेटा कंपनी। और ये तीनों मिलके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, व्हाट नेम दिस मेगा एआई प्रोजेक्ट नेम्ड। 2 बार नेम्ड आ गया, इसको काट देते हैं। तो इसका नाम है स्टार गेट। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है और कितने एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है, और थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कॉप 30 जो है वो अब इस साल होने वाला है। कॉप 29 बाकू में हुआ, कॉप 28 आपको पता है दुबई में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात में। उसके पहले कॉप 27 शर्म अल शेख में हुआ था। तो कॉप 30 जो है वो हो रहा है बेलम, ब्राजील में।
लूला डी सिल्वा जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो अभी से काफ़ी चीज़ें इस पे कर रहे हैं। कॉप, यदि आप सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। ये क्लाइमेट चेंज की जो निगोसिएशन होती है वो कॉप मैकेनिज्म से होती है, और ये शुरुआत हुई थी रियो समिट से, जहाँ पे कि एक कन्वेंशन साइन हुआ था जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो UNFCCC में जिन्होंने पार्टी इसलिए कहते हैं कि उसमें केवल कंट्री नहीं है, उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं। तो वो सारे पार्टी जो हैं वो हर साल एक बैठक करते हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज से कैसे जूझना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, पॉलिसी उस पर डिस्कस करते हैं, डिसीजन लेते हैं। उसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। उसका जो 30वां वर्जन है वो बेलम ब्राजील 2025 में होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिसेंटली हेल्ड एट, ये तो सालाना होता है लेकिन ये जनवरी का मौका होता है, डावोस में ही होता है, वो स्विट्जरलैंड में है। वहां पूरे दुनिया के इकोनॉमिक वर्ल्ड के जो एक्टर हैं, स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, सभी जुटते हैं, डिस्कस करते हैं, एक तरह से नेटवर्किंग करते हैं कि दुनिया में इकोनॉमी किधर जा रही है और क्या कर सकती है एज ए ग्लोबल फोरम में। तो ये डावोस स्विट्जरलैंड में होता है। इसके अगेंस्ट में एक और कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बारे में चलिए मैं पूछ रहा हूं। तो लीडर फ्रॉम बिजनेस, ये तो पढ़ लीजिए, ये 55वां एनुअल मीटिंग था इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, WEF 2025 इन डावोस स्विट्जरलैंड। मैं पूछ रहा हूं कि 2024 का वर्ल्ड सोशल फोरम कहां हुआ। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अगेंस्ट में जो एक लेफ्ट ओरिएंटेड जो एक फोरम बनाया गया कि यदि आप प्योर नियो लिबरलिज्म को अपनाओगे, मार्केट को अपनाओगे, तो हम जो है सोसाइटी, सोशल वेलफेयर और स्टेट ओरिएंटेड कैसे गरीब गुरुआ मार्जिनलाइज को लेके चले, इस पे हम चर्चा करेंगे उसी टाइम में जब आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहे होंगे। तो ये एक रिएक्शन में जो है वर्ल्ड सोशल फोरम आयोजित की गई थी, लेकिन अब वो उस तरह से डीकपल हो चुकी है। जैसे इस बार तो 2025 में हुआ ही नहीं, 2024 में हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ 2024 का वर्ल्ड सोशल फोरम कहाँ पे हुआ था। ये काठमांडू में हुआ था 15 से 19 फरवरी 2024 को। जो इसका जो थीम था अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। आप देख सकते हैं कहाँ से ये आ रहे हैं। फोकस एरिया था क्लाइमेट चेंज, पीस, माइग्रेशन, सोशल जस्टिस। इनॉग्रल वर्ल्ड सोशल फोरम जो है ये ब्राजील में बना था, पोर्टो अल्जेरी में। इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया था, और 2004 में मुंबई में जो है इंडिया में भी वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक हुई थी। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफरेंट एग्जाम। By enacting the marriage equality law, which South Asian country became the first country in the Southeast Asia to enact law to legalize same-sex marriage? कौन है ये कंट्री? तो ये कंट्री है थाईलैंड। वहां पे इसके साथ ही जो है LGBTQ कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा एक तरह से राइट मिला, लीगल राइट मिला कि वो जो है शादी जैसे पवित्र बंधन में बन सकते हैं, सेम सेक्स मैरिज हो सकती है, और उनको भी सारे वो राइट्स दिए जाएंगे जो एक नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल कपल को होता है, जैसे कि हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, प्रॉपर्टी एंड एक लीगल एंटिटी फैमिली के रूप में थाईलैंड। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि विच वॉज द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? क्या साउथ एशियन कोई कंट्री ने भी किया? यस, थाईलैंड से भी पहले नेपाल ने जो है सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया। इट बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री। What is the name of the latest generative AI from a small startup in China which has taken the world by storm? In fact, एक वीक लगभग हुआ है और पूरी दुनिया को इसने हिला के रख दिया है, चाइना की स्टार्टअप कंपनी ने, जिसने कि चैट जीपीटी के जैसा ही जो है एक जनरेटिव एआई मतलब कि आप उसको बोलो कि ये थीम है, इस पे कविता बना दो, तो वो जनरेट कर देते हैं, कंटेंट जनरेटर। तो जैसे चैट जीपीटी है, तो वो कौन सी कंपनी है और उन्होंने कौन सा जो है एआई लॉन्च किया जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया एआई और टेक की दुनिया में? उसका नाम है डीप सीक। आप देख सकते हो, मैं डीप सीक यूज कर रहा हूं, इट इज वंडरफुल। और ये स्टार्टअप है, छोटी सी कंपनी है, ये कह रही है केवल 70,000 या 70 लाख यूएस डॉलर में इन्होंने इसको डेवलप किया है, जहां की बिलियंस ऑफ डॉलर जो है यूएस की कंपनी ने इसमें खर्च किया है। इसके चलते क्या हुआ, आगे के क्वेश्चन में देखिए। जब ये लॉन्च हुआ तो कैसे दुनिया हिली और उसका एक भूकंप से क्या गिरा।
share of which tech company in USA fell by more than 17% in a day in the wake of launch of China's AI startup DeepSeek। तो मैं पूछ रहा हूं कि एक ही दिन में 17% कौन सी एक बिग टेक कंपनी के शेयर फॉल कर गए, और ये 17% कितना था आप अंदाज लगाओ तो $600 बिलियन। कैन यू इमेजिन? आप ऐसे समझिए कि इंडिया की जो जीडीपी है वो लगभग 3 ट्रिलियन है, पूरी 3 ट्रिलियन हुई भी नहीं है। तो इंडिया का ये समझिए कि आप समझिए 25% जीडीपी, एक 25% जीडीपी इंडिया की, जो कि 5वीं लार्जेस्ट जीडीपी है। यदि वर्ल्ड में आप देखें तो 600 बिलियन के कुछ ही कंट्री हैं जिनकी जीडीपी 600 बिलियन है, इवन रसिया की नहीं है। तो उतना फॉल केवल एक दिन मार्केट प्राइस में हुआ। कौन सी वो जाइंट कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट प्राइस कितनी है? और वो कंपनी है एनवीडिया, क्योंकि वो बनाती है वो चिप, वो ग्राफिक कार्ड, वो तो हमेशा से बनाती थी, जो कि जनरेटिव एआई के सर्वर में यूज होता है। और एनवीडिया की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग $3 ट्रिलियन हो गई थी। कैन यू बिलीव? मतलब इंडिया की जितनी जीडीपी है उतनी एक कंपनी की, लेकिन एक ही दिन में उसका मार्केट शेयर 17% गिरा और $600 बिलियन उसकी कमी आ गई उसमें। ये था भूचाल डीप सीक का। हु इज काश पटेल? काश पटेल अब बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति बनने जा रहे हैं यूएस में। कौन है ये है, ही हैज बीन पिक्ड अप बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू हेड फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वहां की जो सीबीआई या फेडरल ब्यूरो आप कह सकते हैं, मतलब सीबीआई तो वहां मतलब उस टाइप की जो है एफबीआई। तो एफबीआई जो है वहां की बहुत बड़ी एजेंसी है, जैसे अपने यहाँ सॉरी सीबीआई है उस टाइप की, और उसके डायरेक्टर जो है काश पटेल को उन्होंने चुना है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रंप हैज चोजन मेनी इंडियन, कई जगह पे उन्होंने इंडियंस को जो है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि इंडिया के लोगों में है टैलेंट, ये बात उन्हें समझ में आ गई है। चाइना के लोगों में भी है, लेकिन इंडिया के लोग इंग्लिश ज़्यादा अच्छा बोल पाते हैं, थोड़े ज़्यादा अलग तरीके से पेश आते हैं। चाइना से थोड़ी लोग थोड़े घबराते भी हैं, तो और चाइना को उतना वो स्पेस देना भी नहीं चाहते, इसलिए उनके पास में यदि इंटेलिजेंट लोग चाहिए तो वो हैं इंडिया के। काश पटेल बनने जा रहे हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूएसए के डायरेक्टर। हु इज रूबी ढल्ला? जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक अनदर मोहतरमा या लेडी का नाम बताऊंगा जो कि प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं कनाडा में, उनका नाम है रूबी ढल्ला। रूबी ढल्ला आप देख सकते हैं कि वो हीरोइन जैसी लगती हैं, और हैं भी, एक्ट्रेस रही हैं, इन्होंने हिंदी फिल्म में काम भी किया, और फिर बाद में ये कनाडा चली गई, वहाँ पे ये पॉलिटिक्स में चली गई, वहाँ लिबरल पार्टी ज्वाइन किया, और नाउ मेनी सेज दैट सी इज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। आई डोंट नो कि कितना इनका चांस है, लेकिन ओके ये भी हैं, अनीता भी हैं, और तो देखिए क्या होता है। Which are the three Pacific Island nations whose citizens have the right to live and work in the United States under Compact of Free Association (COFA) that also give US military access to swaths of ocean seen as strategic by Washington amid tension with China? ये क्या कहता है कि पैसिफिक ओशन में, ये ग्राफ आप देखेंगे तो पता लगेगा, आप यहाँ देखिए, ये पैसिफिक ओशन है, इस तरफ चाइना है, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे मार्शल आइलैंड है बहुत सारे, यहाँ पे माइक्रोनेशिया है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, और यहाँ पलाऊ एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यहाँ फिलीपींस है आप देख सकते हैं, इधर इंडोनेशिया है। अब ये सब दूर दराज के पैसिफिक ओशन में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बना रखा है, और चूंकि इन आइलैंड को वो यूज करता है तो उन्होंने एक कॉम्पैक्ट्स ऑफ फ्री एसोसिएशन साइन किया और कहा कि इस आइलैंड के लोगों को अमेरिका में बिना वीसा के रहने की आज़ादी है, वहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब यहाँ से हजारों लोग जो है अमेरिका चले गए रहने के लिए। अब ट्रंप जब सबको बाहर निकाल रहे हैं तो ये बेचारे लोग डरे हुए हैं कि हमें भी कहीं बाहर निकाल के इन आइलैंड ना पहुंचा दे। इनफैक्ट इन कंट्रीज ने अपने जो सिटीजन है जो यूएस में रह रहे हैं उनको कहा है कि भाई बच के रहो, और इमिग्रेशन के ऑफिसर से पंगा मत लो, और अपने लॉयर ढूंढो, और देखो कि आपको कोई परेशानी में ना डाल दे। तो इसलिए ये पलाऊ और माइक्रोनेशिया एंड मार्शल आइलैंड, खास के मार्शल आइलैंड जो है न्यूज में आ गए ट्रंप के इस डिसीजन से। China's contribution to funding the UN budget is approximately what percentage of total UN budget?
ये क्वेश्चन आपको चाइना का जो राइज हुआ है दुनिया में उसको दर्शाता है। कौन कंट्री यूनाइटेड नेशन के बजट को कितना सपोर्ट करता है, मतलब कितना परसेंट फंड करता है, उससे उसके फाइनेंशियल मसल का पता लगता है। यूएस अभी तक सबसे ज्यादा करता था 22%, और अब कैन यू बिलीव चाइना का पहुंच चुका है 20%। तो उसके गर्दन पे सवार हो सकता है कि एक दो सालों में चाइना जो है वो यूएस से भी ज्यादा जो है यूएन के बजट को सपोर्ट करने लगे, और उसी अनुसार में यूएन पे उसकी दखल भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया केवल 1% यूएन के बजट का सपोर्ट करता है। When China's lunar year न्यू ईयर डे इज सेलिब्रेटेड, अभी के जनवरी के महीने में हर साल वो जो है अपना लूनर एक पर्टिकुलर डे को, जो चांद वाली जो उनकी जो गणना होती है साल की, उसका न्यू ईयर उन्होंने मनाया। हम लोग भी अलग अलग टाइम में न्यू ईयर मनाते हैं, चैत न्यू ईयर एंड ऑल दैट। तो उन्होंने भी मनाया है पूरी दुनिया में, चूंकि चाइनीज बहुत ज्यादा है इसलिए इसकी न्यूज होती है, गूंज होती है हर जगह, बहुत फन फेयर से मनाते हैं, बहुत लंबी छुट्टी में जाते हैं। जैसे क्रिसमस में क्रिश्चियन लोग जाते हैं, वैसे लूनर न्यू ईयर डे में चाइनीज लोग छुट्टी मनाते हैं। तो ये वेडनेसडे 29 जनवरी 2025 को मनाया गया है। और फर्स्ट डे जो है चाइनीज न्यू ईयर बिगिन ऑन द न्यू मून दैट अपीयर्स बिटवीन 21 जनवरी एंड 20 फरवरी। और ये सबसे उनका इम्पोर्टेंट हॉलीडे होता है उनके कल्चर में, और इसको शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी। जैसे कुंभ मेला को भी शामिल किया गया, उसी तरह इसको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है कि 2025 का जो चाइनीज लूनर ईयर जो है वो डेडिकेटेड है किस रिवर्ड एनिमल को। चाइनीज कल्चर में स्नेक को बहुत ही पवित्र जानवर माना जाता है, और उसको ये डेडिकेटेड है ये लूनर ईयर। तो ये ईयर ऑफ स्नेक है, याद रखिएगा। In the month of January 2025, which region of USA witnessed one of the severest wildfire, मतलब आग लग गई और उससे इतना नुकसान हुआ, वो कौन सा इलाका है। और ये इलाका बहुत ही फेमस है, इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं किस टाइप की आग लगी। वैसे तो आग कैलिफोर्निया इलाके में लगती रहती है, लेकिन इस बार लॉस एंजल्स और खास करके हॉलीवुड के इलाके तक में पहुंच गई। कई स्टूडियो बंद हो गए, कई एक्टर एक्ट्रेस वहां से भाग गए। तो लॉस एंजल्स एलए एरिया कहते हैं कैलिफोर्निया का, ये आग लगी और उसको बुझाना मुश्किल हो गया, इतना नुकसान हुआ। इससे ये भी समझ में आता है कि नेचर की फ्यूरी जो होती है, नेचर का जब उग्र रूप होता है तो कोई कंट्री उसको बच नहीं सकता। आपको पता है कि जब वहां टॉर्नेडो होता है, वहां पे जो साइक्लोन होते हैं जिसको वहां पे हरिकेन कहते हैं, जब वहां आती है तो फिर कोई बचता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत पावरफुल है तो वो तूफान से, साइक्लोन से अपने लोगों को बचा लेगा। नो, इसी तरीके से आग से भी नहीं बचा सकता है। On which river in USA devastating mid-air collision between a passenger aircraft and a military helicopter happened? लेकिन ये मैन मेड डिसास्टर से बचा जा सकता था यदि ध्यान रखा जाता। तो इतनी सुन के लगता है कि अमेरिका ऐसा डेवलप कंट्री है और फिर भी ऐसी हरकत कि एक हेलीकॉप्टर जो है एक जहाज से टकरा जाए और इतने लोग मर जाएं, बेहद अफसोस की बात है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये किसी ने पिक्चर लिया है, ये एक जहाज है, ये एक हेलीकॉप्टर है, और दोनों कुछ ही पल बाद जो है टकरा जाते हैं। ये जो है एक रिवर के ऊपर टकराते हैं। ये पोटोमैक रिवर है जो वॉशिंगटन डीसी के पास से बहती है। आप देख सकते हैं कि टूट करके जहाज कैसे इस रिवर में गिर पड़ा और उसके कई लोग उसमें जो है मारे गए। और वो रिवर अभी जो है एकदम बर्फ के समान ठंडा है, तो किसी को बचाया भी नहीं जा सका। पोटोमैक रिवर, मैं पूछ रहा हूँ किस रिवर के ऊपर यह भयानक हादसा अभी हाल में हुआ है, वो है पोटोमैक रिवर नियर वॉशिंगटन डीसी। Which is the Spanish language film that received the most Oscar nomination with 13 nominations for the 2025 Academy Award? हमारे यहाँ से लापता लेडीज भेजा गया था, उसका तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन एमिलिया पेरेज, ये जो स्पेनिश लैंग्वेज की फिल्म है, इसने 13 नॉमिनेशन बटोर लिए हैं। तो आप इस बार इस फिल्म की गूंज पूरे साल भर सुनते रहेंगे। ये मैंने पढ़ने की कोशिश की थी आपके लिए कि इसकी स्टोरी क्या है। बहुत ही पिकुलियर स्टोरी है, जिसमें कि एक 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 एक, एक माफिया डॉन जैसा होता है, और वो क्या करता है, उसको हमेशा से वुमेन के रूप में जीने की इच्छा है, और वो अपना जेंडर चेंज कर लेता है, और फिर वो एक औरत के रूप में उसकी लाइफ कैसे होती है और उसके पुराने लिंकेज कैसे उसको परेशान करते हैं। इस पे पूरी पिक्चर है एमिलिया पेरेज। Who is Ramasus Paludan?
ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, बहुत ही अजीब सी है। ये रामासुस पालुदुन जो है ये डैनिश स्वीडिश फार राइट पॉलिटिशियन है, मतलब कि डेनमार्क और स्वीडन में मिक्स फार राइट पॉलिटिशियन है, जिन्होंने क्या किया, एक अजीब सी हरकत की, करने की जरूरत नहीं है। होली कुरान की कॉपी को उन्होंने, जो तुर्की का जो एम्बेसी है, ये बिल्डिंग देख सकते हैं, टर्किश एम्बेसी, डेनमार्क में गए, वहां पे जो टर्किश एम्बेसी है उसके सामने खड़े होकर उन्होंने होली कुरान को जलाया पब्लिकली। आप यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो कहते हैं मैंने सलमान मोमिका के याद में किया। हु वाज सलमान मोमिका? सलमान मोमिका जो है उन्होंने भी कुरान को जलाया था और उनको मार दिया गया विहाल में। तो उनको उसके अगेंस्ट में कि देखिए ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उन्होंने जलाया, उसको क्यों मारा गया, तो मैं जलाऊंगा, इस रिएक्शन उन्होंने किया। अब इस पे भी काफी दुनिया भर में इस पे तहलका मची हुई है। यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि टर्की और स्वीडन का क्या नाता है, अभी हाल में क्या प्रॉब्लम हुई है। स्वीडन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन नाटो का रूल ऐसा है कि हर नाटो के कंट्री को उनको वीटो है, मतलब कोई भी रोक सकता है, और टर्की ने एक तरह से रोक रखा हुआ है। इसके चलते दोनों में रिश्ते भी थोड़े टफ है। इसके बाद तो और टफ हो जाएंगे। अब आइए हम लोग इंडिया के न्यूज को तेजी से देखते हैं। हु इज द न्यू एनएचआरसी चीफ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एनएचआरसी के बारे में भी जानना। ये है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। आप इनका फोटो देख सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बनती है। इस एक एक्ट के थ्रू, वो एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। चेयरपर्सन के अलावा 4 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक फॉर्मर जज होते हैं, एक डिस्टिंग्विश जूरिस और 2 मेंबर जिनको कि पब्लिक सर्विसेज खास के ह्यूमन राइट्स के सेक्टर में काम करने का लंबा अनुभव हो। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम हम लोग कर चुके हैं, चलिए यहाँ छोड़ देते हैं। वाई पीतमपुर वॉज इन न्यूज रिसेंटली? पीतमपुर एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश में, ये अचानक न्यूज में आ गया। क्यों? इसलिए क्योंकि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो यूनियन कार्बाइड उस समय से बंद पड़ा हुआ था। उसका जो कचरा था, उस कचरे को यहाँ पे इस शहर में एक प्लांट है जहाँ पे कि उसको जला करके उसको ध्वस्त करने का लाया गया था। लेकिन वहाँ ये अफवाह फैल गई कि इससे जो है इस शहर में भी गैस फैल जाएगी, यहाँ के लोग बीमारी हो जाएगी, और लोग पहुंच गए उसमें तोड़ फोड़ करने के लिए, और एक बहुत बड़ी वहाँ पे राइट जैसी घटना हो गई। तो ये सबको पढ़ लीजिएगा। तो इसीलिए पीथमपुर जो है उसके चलते न्यूज में आ गया, पूछा जा सकता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि सबसे बड़ा खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार होता है, वो इस बार 4 प्लेयर को दिया गया है। कौन है वो? और वो है मनु भाकर, जिन्होंने कि हमें वहां पे क्या गोल्ड लिया, सिल्वर, गोल्ड तो नहीं, हमें लग रहा है उन्होंने सिल्वर या गोल्ड लिया, देख लीजिएगा। मनु भाकर शूटिंग में, गुकेश चेस में, और हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, और प्रवीण कुमार पारा एथलीट, जिन्होंने कि पारा ओलंपिक में भी काफी मेडल लिए। तो ये सब जो है बेहद, डी गुकेश को कौन भूल सकता है, इन्होंने तो हमें इतनी बड़ी खुशी दी। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता फीडे का, मनु भाकर ने ओलंपिक में मेडल लिया, और हरमनप्रीत सिंह ने जो है ओलंपिक में हमें मेडल दिलवाने में, ब्रॉन्ज मेडल दिलवाने में बहुत बड़ा रोल इनका था। और प्रवीण कुमार ने काफी सारे मेडल जीते पारा ओलंपिक में। तो इनको चारों को जो है खेल रत्न अवार्ड मिला। यहां हमें मेजर ध्यानचंद का भी ध्यान करना चाहिए, जिनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार है। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑन 26 जनवरी 2025? अभी जो 26 जनवरी हुआ है, हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट होता है, और वो हर जगह क्वेश्चन बन करके टपक पड़ते हैं। तो जरूर आपको पता होना चाहिए। इस बार के चीफ गेस्ट हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो। वो यहाँ आए और वो चीफ गेस्ट बने 26 जनवरी के परेड में। स्पाडेक्स मिशन जो इसरो का है, ये क्या करना चाहता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशन है, हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये मिशन करता क्या, आप देख सकते हैं, 2 सैटेलाइट जो है इसको स्पेस में ये डॉकिंग करवाता है। डॉकिंग मतलब कि ये पास आएंगे, फिर जुड़ जाएंगे, फिर आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है, और फिर उसके अलग हो जाएंगे। ये जो है ना, जैसे कि आप सर्कस में ट्रेपेजी होती है ना, कि पहले सर्कस के कलाकार पहले दूर होते हैं फिर पास होते हैं, तो उस टाइप का जो है स्पेस में सैटेलाइट को डॉकिंग करना, मतलब एक दूसरे को साथ चलाना जो है। तो ये बहुत ही कठिन टेक्नोलॉजी है, और वर्ल्ड में केवल 4 ही कंट्री अभी तक कर पाए हैं। मैं नाम यहाँ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप देख लीजिए कि ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी यूएस और रसिया के अलावा किसने और डेवलप किया है? शायद चाइना ने किया, और इंडिया
पांचवा कंट्री या चौथा कंट्री बन गया जो इस तरह कठिन स्पेस की टेक्नोलॉजी को जिनको हम लोगों ने किया है स्पेसएक्स मिशन सफलतापूर्वक इसरो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है यूएस में। क्यों? यूएस में नासा जो है एक मिशन लॉन्च कर रही है जो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से जिस जो 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 इलन मस्क की जो स्पेस एक्स है वो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट दे रही है। नासा उसमें जो है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए क्रू को भेज रहे हैं। तो एक तरह का ये जो है प्राइवेट मिशन है और उसमें इंडिया के जो ये एयरफोर्स के हैं ये सेलेक्ट हुए हैं इंडियन एस्ट्रोनॉट। इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ये जो क्रू जब जाएंगे जिसमें शुभांशु शुक्ला भी जाएंगे तो वो कंडक्ट करेंगे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आउटरीच प्रोग्राम एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी इन माइक्रोग्रेविटी एज पार्ट ऑफ ए कोलैबोरेटिव मिशन बिटवीन नासा एंड इसरो। तो ये बहुत गौरव की बात है। अभी आपको पता ही है कि कितने महीनों से सुनीता विलियम्स जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो खुद ही स्पेस वहाँ पे जो मिशन है वहाँ पे अटकी हुई एक तरीके से हैं, लेकिन वो भी देश का नाम रोशन कर रही हैं। कल्पना चावला को भी कौन भूल सकता है। तो हमारा एक बहुत ही लंबी पेडिग्री रही है इंडियंस की जो कि स्पेस में गए हैं। कैप्टन राकेश शर्मा को भी हम याद कर सकते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर डिक्लेयर्ड आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। जिन्होंने पूरे साल भर बैट्समैन को परेशान किया और इंडिया को जीत दिलाई बहुत सारे जगह। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिला पाए लेकिन अकेले दम पे कोई कर भी कह सकता है। और वो सिंगल मैन आर्मी है बॉलर जसप्रीत बुमराह। जो कितनी गौरव की बात है कि 50 सालों तक जो है हम एक फिसड्डी फास्ट बॉलर कंट्री माने जाते। लोग हंसते थे कि हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है और हम स्पिनर से जो है बॉलिंग की शुरुआत कराते हैं और अब हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। रियली ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड है इंडियन क्रिकेट में। जसप्रीत बुमराह। Which is the first state in India to implement UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये स्टेट है उत्तराखंड। इस पर बहुत बहस हो सकती है कि इसमें क्या प्लस है क्या माइनस है और ऑल, लेकिन ये फैक्ट तो रहेगा कि उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूसीसी। यूसीसी का मतलब क्या होता है? देखिए जो क्रिमिनल कोड है वो यूनिफाइड है शुरू से ही। यदि किसी का मर्डर होता है डकैती होती है तो चाहे आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो सब एक तरीके से आपको जो है केस सुना जाएगा, हियरिंग होगी, सजा देगी। लेकिन सिविल जो मैटर है लाइक शादी है, इनहेरिटेंस है, इस तरह की जो चीजें हैं, संपत्ति का है, वो सब अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग तरीके का बना हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है। उसको एक करने की कवायद इंडिया में चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में 44 जो आर्टिकल है वो कहता है कि यूसीसी लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन चूंकि इंडिया इतने सारे कल्चर, इतने रिलीजन का देश है तो इसको लाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन बीजेपी ने कोशिश किया है और उत्तराखंड में लेके आए हैं। आगे देखिए क्या होता है। विच वॉज द फर्स्ट स्पेस फ्लाइट फ्रॉम इसरो श्रीहरिकोटा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसरो ने अभी अपना 100वां स्पेस मिशन वहां से लॉन्च किया। वो क्या किया वो भी बताएंगे। पीएसएलवी को लॉन्च किया, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस मतलब जो अर्थ से करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, इस तरीके से कि वो हमेशा अर्थ को एक ही जगह पे देखते हैं। इसको जियो सिंक्रोनस कहते हैं। मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में वो एक तरह से स्टेशनरी है। ऐसा इसलिए होता है कि जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है और ये 36,000 किलोमीटर की जो है दूरी है, तो इस पे जो सैटेलाइट होते हैं वो 24 घंटे में अर्थ का परिक्रमा करते हैं और अर्थ भी उतने ही देर में अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूम जाती है। इससे क्या होता है, ये सैटेलाइट हमेशा जो है अर्थ के एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ही देखता रहता है। तो यदि आपको ऐसे कोई कैमरा लगाना है कि हमेशा यहाँ ऑब्जर्व करना है तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट चाहिए। तो वैसा ही पीएसएलवी जो रॉकेट से इन्होंने जो है एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट अभी छोड़ा है श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश के तट पे जो है वो जगह है जहां से कि वो क्लियर आसमान में छोड़ी जाती है रॉकेट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पहला स्पेस फ्लाइट जो इसरो के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया वो क्या था? और वो था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-E10 इसका टेक्निकल नेम था, जो रोहिणी सैटेलाइट को इन्होंने छोड़ा था 1979 में। और ये एक तरह से असफल हो गया था
बाद में जो है उसका दूसरी बार में रोहिणी को वहाँ छोड़ा जा सका। और इस मिशन के जो डायरेक्टर थे वो APJ अब्दुल कलाम थे, जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने। उस समय में वो इसरो के साथ में थे, बाद में वो जो है DRDO के साथ में आए, मिसाइल मैन कहलाए। उन्होंने जो है 1998 का पोखरण में भी उनका हाथ था और बाद में वो प्रेसिडेंट बने। तो 100 मिशन के बारे में मैंने बता ही दिया, यहाँ पढ़ लीजिएगा, थोड़ा गंदा हो गया। GSLV 15 जो है वो छोड़ा, उस रॉकेट से जो है एक सैटेलाइट को छोड़ा गया है NVS-02, जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। दैट इज 100। तो आज हम 100 स्पेस मिशन वहां से कर रहे हैं। पहले को याद करना बहुत जरूरी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1975 में फर्स्ट सैटेलाइट हम लोगों ने छोड़ा था, उसका नाम था आर्यभट्ट, और फिर 79 में भास्कर। लेकिन ये दोनों हम लोगों ने अपने रॉकेट से नहीं किया था, उसको हम लोगों ने केवल सैटेलाइट बनाया और उसको यूरोप को दिया कि भाई वहां से तुम छोड़ो, हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जो छोड़ा वो रोहिणी पेलोड जो थी उसको करने की कोशिश किया था इस रॉकेट से, लेकिन वो असफल हो गया था फर्स्ट। ये है लास्ट स्लाइड डियर स्टूडेंट। 38 नेशनल गेम जो है कहाँ हो रही है। हमेशा याद रखना चाहिए कि नेशनल गेम कहाँ पे हो रही है। इस साल की जो नेशनल गेम है वो होगी देहरादून में 4 फरवरी से 14। तो जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो आज वो शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं उसका उद्घाटन समारोह एंड ऑल यूट्यूब पे होगी और 14 फरवरी तक चलेगी। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप CUET PG दे रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जब भी ज्वाइन करते हैं, अभी करें चाहे 2 दिन बाद भी, तो आपको सारे टेस्ट पेपर जो मॉक पेपर हैं वो वहाँ लाइव मिलते हैं, बोथ ऑनलाइन लेने के लिए और ऑफलाइन। इसके अलावा सारे सेशंस रिकॉर्डेड हैं, मिनी लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं और सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। कुछ भी आप लूज नहीं कर सकते हैं। एट नॉमिनल कॉस्ट यू कैन ज्वाइन। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं, नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर @paulsciencehelp@the-gmail.com। और यदि आप UGC नेट सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो वेट 15 फरवरी से शुरू होगी न्यू बैच। तब तक के लिए आप इस तरीके से मुझसे जुड़ सकते हैं, कई तरीके से यहाँ मैंने दे दिया है। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलेंगे किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, विदा।